हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को कंपनी ला पढ़ा रही थी, कंपनी ला कैपिटल प्रैक्टिस, जिसमें जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ी थी, जो पहला इससे पहला लेक्चर हमने पढ़ा था, उसने पढ़ा था कि शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं और उसके बारे में फॉर्फीचर क्या होता है, शेयर वारंट क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है, कितने टाइप्स की रहती है, या इसके बारे में क्या क्या है जो आपके प्रावधान दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जिसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो इससे पहले मैंने लेक्चर्स इसको पढ़ाए हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हम बात करें कि कंपनी की अंश पूंजी या शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, तो आपने ये तो समझ लिया था कि अंश क्या होता है, शेयर क्या होता है। कि किसी भी कंपनी को जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी कुछ पूंजी की, कुछ कैपिटल की आवश्यकता होती है। उसको जितने छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो उसका एक भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। सपोज कर लीजिए एक कंपनी को शुरू करने के लिए अगर हमें 10 लाख की पूंजी चाहिए है और हमने उसे 100 रुपए के भागों में बांट दिया कि एक भाग 100 रुपए का है, तो वो एक भाग आपका 100 रुपए का जो है वो शेयर कहलाता है। और जो 10 लाख की टोटल पूंजी हमने रखी थी कि 10 लाख से हमें उस कंपनी को शुरू करना है, वो हमारी क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है, या फिर कंपनी की अंश पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी जो होती है कंपनी की, जो शेयर कैपिटल होती है, तो एक आपने पढ़ा था जिससे पहले जो मैंने आपको पार्षद सीमा नियम पढ़ाया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में एमओए बोलते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया था उस चैप्टर को आपको। तो उसमें जो पूंजी वाक्य होता है, कैपिटल कॉज होता है, तो वहां पर हम जिस पूंजी को लिखते हैं वही कंपनी की अंश पूंजी या फिर अधिकृत पूंजी होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। अब आइए समझते हैं हम अंश पूंजी का जो वर्णन होता है उसके बारे में, उसको कहाँ कहाँ चीजें उसके बारे में दे रखी होती हैं। तो पहली बात जो मैंने भी आपको बताई कि पार्षद सीमा नियम में लिखा होता है, जितने भी कंपनी जितने भी अंशों से या जितनी भी अंश पूंजी से शुरू करी जाएगी या उसकी जीवन काल में, उसकी लाइफ में पूरी उतनी ही पूंजी वो निर्मित कर सकती है, इशू कर सकती है, वो आपकी अधिकृत पूंजी होती है और वो पार्षद सीमा नियम में दे रखी होती है। पूंजी का अंतर्नियम में लिखा जाना कि अगर असीमित दायित्व वाली कंपनी है तो अपनी अधिकृत पूंजी का वर्णन अपने पार्षद अंतर्नियम में भी करती है, इसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। पूंजी का विवरण एवं वार्षिक रिटर्न में लिखा जाना कि जो पूंजी होती है उसके बाद आपका प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। हम पार्षद सीमा नियम बनाते हैं, फिर पार्षद अंतर्नियम बनाते हैं, उसके बाद पूरा विवरण बनाते हैं, यानी कि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो बनाते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में भी, क्योंकि जो हम जनता को या जो पब्लिक होती है उसको एक तरह से इन्वाइट करते हैं अपने शेयर्स को परचेस करने के लिए, तो उस प्रोस्पेक्टस में भी हम जो अंश पूंजी होती है उसको दिखाते हैं। अधिकृत पूंजी के साथ अभिधानित पूंजी और चुकता पूंजी का भी उल्लेख किया जाना। आपने जो बैलेंस शीट बनाई होगी तो ध्यान दिया होगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है, कितनी इशूड कैपिटल है, हम वो भी दिखाते हैं। जो आपका मेन प्रोफार्मा है, फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उसे ध्यान से देखिएगा। उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ साथ ये चीजें भी दे रखी होती हैं। तो ये हो जाएगा कि शेयर कैपिटल क्या होती है और उसे हम कहाँ कहाँ दिखाते हैं। अब आते हैं कि वो कितने तरह की होती है, कितने उसके रूप हैं, क्या फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह आपके शेयर्स दो तरह के रहते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसी तरह आपकी जो शेयर कैपिटल है वो भी कुछ फॉर्म में रहती है। पहला हो जाएगा उसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल, अधिकृत अंश पूंजी। तो जैसे मैंने भी आपको समझा दिया कि जितनी भी अंश पूंजी से, जितनी शेयर कैपिटल से कंपनी की शुरुआत की जाती है, कंपनी की पार्षद सीमा नियम में दे रखी होती है, वो अधिकृत अंश पूंजी होती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है। या आप इससे भी कह सकते हैं कि जितनी अंश पूंजी से कंपनी की रजिस्ट्री की जाती है। दूसरा पॉइंट आता है अभिधत अंश पूंजी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होती है कि ये जो कंपनी होगी उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल होती है एक साथ निर्मित नहीं की जाती, एक साथ इशू नहीं की जाती, उसका कुछ हिस्सा हम इशू करते हैं। फिर जैसे जैसे कंपनी को आवश्यकता होती जाती है, नीड होती जाती है, वो बाकी की पूंजी भी निर्मित करती रहती है। सारी पूंजी वो एक साथ निर्मित नहीं करती है। जितनी भी उसने पूंजी एक बार में निर्मित करी होती है, इशू करी होती है, उसका जितना भाग जनता ने ले लिया होता है, जो पब्लिक है उसने जितने शेयर्स ले लिए होते हैं, वो कहलाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अभिधत अंश पूंजी।
फिर उसके बाद आता है मांगी हुई पूंजी या याचित अंश पूंजी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इसमें रहता है कि पूंजी का आवंटन करने के बाद, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं, अभी प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें डिटेल में समझाया था कि एक साथ अगर 100 रुपए का एक अंश है तो पूरे 100 रुपए कंपनी एक साथ नहीं लेती है। कुछ वो एप्लीकेशन मनी के तौर पर लेती है, कुछ अलॉटमेंट मनी के तौर पर लेती है, और बाकी की वो कॉल्स करती है, याचनाएं करती है, आवश्यकता होने पर मांगती है। तो वहां पर जितनी उसकी मांगी गई होती है, जितनी कॉल वो कर रही होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, मांगी हुई पूंजी या फिर याचित अंश पूंजी। फिर आता है ना मांगी हुई अंश पूंजी या अयाचित अंश पूंजी। जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए उसने ले लिया एप्लीकेशन मनी, 20 रुपए ले लिया अलॉटमेंट मनी, 40 रुपए हो गए, 60 रुपए बचे। 60 रुपए में उसने 20 रुपए जो थे वो याचना करी है, उसने अपने कॉल करी है, बचे अब कितने, 60 रुपए निकल गए, 40 रुपए बचे। तो 40 रुपए क्या हो जाएगा, ना मांगी हुई पूंजी, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो आवंटित अंश पूंजी होती है उसका वो हिस्सा जिसको कि कंपनी द्वारा मांगा नहीं जाता है वो अयाचित अंश पूंजी कहलाती है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल होगी। फिर आती है चुकता या दत्त अंश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल। तो मांगी हुई पूंजी का वह भाग जो जितने की कॉल करी गई थी उसका वो हिस्सा जो कि कंपनी को मिल चुका है, कंपनी ने डिमांड करी थी, कॉल करी थी, कंपनी को मिल गया है, वो कहलाती है पेड अप शेयर कैपिटल। फिर आ जाता है संचित अंश पूंजी या संचित दायित्व, रिजर्व शेयर कैपिटल और रिजर्व लायबिलिटी। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो सीमित दायित्व वाली कंपनीज होती हैं वो विशेष प्रस्ताव एक पारित करके अपनी जो अंश पूंजी होती है उसका एक कुछ हिस्सा जो होगा वो तब तक के लिए रख लेती हैं जब तक कि उनका विघटन या समापन नहीं होता है, तब तक वो उसका यूज नहीं करती हैं। वो कहलाती है आपकी संचित अंश पूंजी या फिर रिजर्व शेयर कैपिटल। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संचित अंश पूंजी क्या होती है। तो कंपनी की अंश पूंजी का वह हिस्सा जो कि कंपनियां तब तक अपने पास संचित रखती हैं जब तक कि उनका समापन या विघटन न हो जाए, वो कहलाती है रिजर्व शेयर कैपिटल। फिर आ जाती है स्थायी पूंजी या फिर फिक्स्ड कैपिटल। तो जो आपकी स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, लैंड है, इसमें जो इन्वेस्ट रहती है कैपिटल वो हो जाती है फिक्स्ड कैपिटल। और फिर आ जाती है चल पूंजी, सर्कुलेटिंग कैपिटल। चल पूंजी होती है वो इस तरह की चीजों में लगी रहती है जो बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए आवश्यकता होती है जिसकी, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल होता है, जो वेजेस दी जा रही हैं या फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, उसमें जो पूंजी इन्वेस्ट रहती है वो हो जाती है चल पूंजी। तो इतने टाइप्स हो जाते हैं आपके शेयर कैपिटल के, ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको पता होगा, और शॉर्ट में ये संचित अंश पूंजी, रिजर्व शेयर कैपिटल तो अलग से क्वेश्चन ही पूरा पूछता है कि क्या होती है। अब आगे देखते हैं कि अंश पूंजी का परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि क्या अंश पूंजी का जो शेयर कैपिटल है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो जो अंश पूंजी वाली कंपनी होती है, जो सीमित दायित्व वाली कंपनी है, यदि जो उसके अंतर्नियम उसने बनाए होते हैं उसमें उसने इस तरह की व्यवस्था करी है तो वो अपने पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करके अंश पूंजी को बढ़ा सकती है, लेकिन वो आसान नहीं होता है। पार्षद सीमा नियम जो होते हैं कंपनी में बाउंड्री होते हैं, समझ लीजिए कंपनी की, उसके बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती, और पार्षद सीमा नियम को चेंज करना आसान नहीं होता है। उसमें जो परिवर्तन किए जाते हैं कैसे होते हैं तो वो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, जब वो वीडियो में डिटेल में समझाया था कि किस तरह से पार्षद सीमा नियम के जो अलग अलग क्लॉज होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन करती है। नए अंशों से पूंजी में वृद्धि करके कंपनी को जितनी आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग वो नए अंश का निर्माण करके पूंजी बढ़ा सकती है। पूंजी का एकीकरण एवं विभाजन, इसमें रहता है कि उसके पास करंट में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, विद्यमान अंश होते हैं, उन्हीं का एकीकरण कर सकती है या फिर उनको विभाजित कर सकती है। ऐसे 100 रुपए के अंश है तो 1000 का अंश कर सकती है, या फिर 1000 के अंश को 100 रुपए में विभाजित कर सकती है। अंश का स्टॉक में परिवर्तन कर सकती है, अंशों का उपविभाजन कर सकती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, अंशों को रद्द करना, या चाहे तो अपने अंशों को, या फिर जो ना तो किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं, ऐसे अंश हैं जो कि किसी ने नहीं, जनता ने लिए हैं तो अनिर्मित कह सकते हैं, हाँ अनिशूद हैं, उनको वो रद्द कर सकती है। तो इस तरह से वो चेंजेस कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ उसके मेथड होगा। क्या मेथड होगा अल्टरेशन करने का? पहला तो अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत हो, उसके जो अंतर्नियम है उसमें व्यवस्था करी गई हो, तभी वो कर सकती है। फिर साधारण सभा प्रस्ताव पास करना, कि कंपनी क्या करेगी, जो उसकी जनरल मीटिंग्स होती हैं, साधारण सभा होती है, उसमें प्रस्ताव पारित करेगी, और उसके बाद प्रस्ताव पारित करने के बाद
फिर वहाँ पर मताधिकार होता है, वहाँ पर पोल कराए जाते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा। फिर आता है न्यायालय की आज्ञा अनावश्यक। तो यहाँ पर क्योंकि कंपनी जो होती है वो अंश पूंजी में परिवर्तन करके अंश पूंजी को बढ़ा रही होती है, या अपने जो 1000 के अंश को 100 में परिवर्तित करना है, या 100 वाले अंशों को 1000 परिवर्तित करना है, तो इसके लिए उसको जो न्यायालय होता है उसकी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है। 30 दिन के अंदर परिवर्तन जो होगा, चेंज जो होगा, उसके 30 डेज के अंदर उसे रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना पड़ता है। और रजिस्ट्रार को कार्रवाई, रजिस्ट्रार होता है वो पार्षद सीमा नियम होंगे या फिर अंतर नियम होता है, उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं वो कर देता है। फिर रजिस्ट्रार को सूचना न देने, अगर इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है अगर रजिस्ट्रार को नहीं दी जाएगी तो वहाँ पर लीगली अर्थदंड भी लग सकता है 500 प्रतिदिन के हिसाब से, या फिर जो कंपनी अर्थदंड अधिकतम 5 लाख, या फिर जो दोषी अधिकारी होगा उस पर 1 लाख तक का हो सकता है। उसके बाद इसकी सूचना जो होती है रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर दे दी जाती है, और रजिस्ट्रार क्या होगा, उस अधिकृत पूंजी से जितनी जो बढ़ाई गई है वो कंपनी की जो सीमा नियम होता है उसमें उसका उल्लेख कर देता है। तो इस तरह से अंश पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। अंश पूंजी में वृद्धि करना आसान होता है, लेकिन अगर कमी की बात हो रही है तो कमी करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका हित जुड़ा रहता है, तो कमी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो किस तरह से अंश पूंजी में कमी की जाती है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसका सेकंड पार्ट आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा शेयर कैपिटल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई और वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।